स्वागत। आज हम बात कर रहे हैं चिंता यानी एंजाइटी की। एक ऐसी भावना जिसे शायद हम सब कभी ना कभी गुजरते हैं। बिल्कुल। इसे कैसे समझें और कैसे संभालें, इस पर हमारी चर्चा लायन H.N. सिंह के लेख एंजाइटी मैनेजमेंट टेक्निक्स फॉर अ बैलेंस्ड लाइफ पर आधारित होगी। जी आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में ये समझना और भी जरूरी हो गया है ना। हाँ, बिल्कुल। आजकल जिस तरह का प्रेशर हम महसूस करते हैं, चाहे वो काम का हो, पढ़ाई का या सोशल एक्सपेक्टेशंस का, चिंता एक बहुत आम अनुभव बन गई है। लेकिन ये सिर्फ एक एहसास भर नहीं है। अच्छा। हाँ, ये एक ऐसी स्थिति बन सकती है जो हमारे सोचने, महसूस करने और व्यवहार करने के तरीके पर, मतलब हमारे जीवन के हर पहलू पर असर डाल सकती है। सही। तो इसे समझना और इससे निपटने के रास्ते जानना वाकई महत्वपूर्ण हो गया है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ये चिंता आखिर है क्या। लेख के मुताबिक ये असल में किसी आने वाले खतरे, दबाव या अनिश्चितता के लिए हमारे मन और शरीर की एक नेचुरल प्रतिक्रिया है। हाँ, एक तरह का रिएक्शन। थोड़ी चिंता तो शायद जरूरी भी है। जैसे परीक्षा नजदीक हो तो पढ़ने की जो बेचैनी होती है वो हमें तैयार होने के लिए मोटिवेट करती है। हाँ, बिल्कुल। वो एक तरह का अलार्म सिस्टम है जो हमें चौकन्ना करता है, अलर्ट करता है। अलर्ट करता है, हाँ। लेकिन जब ये अलार्म बेवजह या बहुत ज्यादा बजने लगे, तब मुश्किल शुरू होती है। सिंह अपने लेख में यही बताते हैं कि जब चिंता इतनी बढ़ जाए कि हमारी नींद गायब हो जाए, पेट में गड़बड़ होने लगे या हम ठीक से सोच भी ना पाएं, तब ये मददगार होने के बजाय नुकसानदेह बन जाती है। मतलब एक सीमा रेखा है जिसके पार चिंता हमारे लिए प्रॉब्लम बनने लगती है। सही कहा। और ये सीमा हर किसी के लिए थोड़ी अलग हो सकती है। लेकिन मुख्य बात यह है कि जब चिंता हमारे रोजमर्रा के जीवन, हमारे काम, हमारे पढ़ाई या हमारे रिश्तों में लगातार बाधा डालने लगे, हाँ, तब ये सिर्फ सामान्य तनाव नहीं रह जाता। तब हमें सचेत होने और इसे गंभीरता से लेने की जरूरत है। और इसे पहचानने के लिए लेख में कुछ आम लक्षणों का जिक्र किया गया है। शारीरिक स्तर पर देखें तो दिल की धड़कन अचानक तेज हो जाना, हाँ, पसीना आना, शरीर कांपना या सांस लेने में तकलीफ महसूस होना, ये सब संकेत हो सकते हैं। जी बिल्कुल। और मानसिक तौर पर लगातार नेगेटिव थॉट्स आना, किसी चीज का बहुत ज्यादा डर लगना, फोकस करने में मुश्किल होना, ध्यान न लगना, हाँ, या याददाश्त कमजोर पड़ना भी इसके लक्षण हो सकते हैं। ये दोनों तरह के लक्षण अक्सर साथ साथ चलते हैं। अच्छा। जैसे शारीरिक बेचैनी से मन और घबरा सकता है और घबराहट वाले विचारों से शारीरिक लक्षण और बढ़ सकते हैं। व्यवहार में भी बदलाव आ सकते हैं, है ना। जैसे लेख में बताया गया है कि लोग उन सिचुएशन से बचने लगते हैं जिनसे उन्हें चिंता होती है। हाँ, अवॉइडेंस बिहेवियर जिसे कहते हैं। या फिर एक ही बात को बार बार सोचते रहते हैं या दूसरों से कटने लगते हैं। बिल्कुल, ओवरथिंकिंग। एक उदाहरण भी दिया गया है। मान लीजिए किसी को ऑफिस में एक प्रेजेंटेशन देनी है। अगर वो कई दिन पहले से ही रात भर सो नहीं पा रहा और उसके दिमाग में बस यही चल रहा है कि मैं सब गड़बड़ कर दूंगी, लोग क्या सोचेंगे, तो ये महज घबराहट से ज्यादा हो सकता है। बिल्कुल। और यहाँ ये समझना जरूरी है कि जब चिंता इस हद तक पहुंच जाए कि व्यक्ति का सामान्य कामकाज, उसकी सोशल जिंदगी या रिश्ते लगातार प्रभावित होने लगें, तो ये स्थिति एंजाइटी डिसऑर्डर यानी चिंता विकार का रूप ले सकती है। ओह! ये सिर्फ बुरा महसूस करना नहीं, बल्कि एक मेडिकल कंडीशन है जिसके लिए प्रोफेशनल हेल्प की जरूरत पड़ सकती है। अच्छा। इन लक्षणों को सिर्फ सोच या कमजोरी मानकर नजरअंदाज करना ठीक नहीं। इन्हें पहचानना पहला कदम है। ये जानना वाकई जरूरी है कि कब सामान्य चिंता एक गंभीर समस्या बन जाती है। अब सवाल ये उठता है कि आजकल ऐसा क्यों लग रहा है कि चिंता की समस्या बढ़ती जा रही है। लेख में इसके कुछ कारणों पर रोशनी डाली गई है। हमारी आजकल की तेज रफ्तार जीवन शैली, हर तरफ कंपटीशन और उसमें पीछे रह जाने या असफल होने का डर। हाँ, और इसके साथ ही सोशल मीडिया का दबाव भी है। बहुत बड़ा फैक्टर है ये। हाँ, कैसे? जहां अक्सर दूसरों की जिंदगी की सिर्फ अच्छी तस्वीरें दिखती हैं, वो हाईलाइट रील, उससे अपनी जिंदगी को लेकर असंतोष या तुलना की भावना बढ़ सकती है। सही कहा, कंपैरिजन। बिल्कुल। फिर आर्थिक अनिश्चितता, नौकरी या भविष्य को लेकर असुरक्षा की भावनाएं और यहाँ तक कि स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं भी इसमें बड़ा योगदान करती हैं। ये सब मिलकर एक ऐसा माहौल बनाते हैं जहां चिंता पनपने की आशंका बढ़ जाती है। बल्कि हमारे आसपास का माहौल, हमारी सामाजिक परिस्थितियां भी इसे बढ़ावा दे रही हैं। बिल्कुल सही। ये समझना महत्वपूर्ण है कि ये सिर्फ व्यक्तिगत कमजोरियां नहीं है, ये व्यापक सामाजिक, आर्थिक और तकनीकी बदलावों का नतीजा है जो हम सब पर असर डाल रहे हैं। और इसीलिए चिंता का प्रबंधन सीखना आज के समय में एक जरूरी जीवन कौशल,
एक लाइफ स्किल बन गया है। हाँ बिल्कुल। ये जानने से कि बाहरी दबाव हमें कैसे प्रभावित करते हैं, हम उनसे निपटने के लिए बेहतर रणनीति बना सकते हैं। तो अच्छी बात यह है कि लेख हमें बताता है कि चिंता को काबू में रखने के, उसे मैनेज करने के कई प्रैक्टिकल तरीके मौजूद हैं। हाँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, सॉल्यूशंस है। हाँ, मुझे जो सबसे काम की बात लगी वो थे असल में इसे कम करने के उपाय। शुरुआत सांस लेने की टेक्निक से करते हैं, जो सुनने में बहुत सरल लगती हैं। हाँ, और ये वाकई बहुत प्रभावी हो सकती हैं, खासकर जब चिंता अचानक बढ़ जाए, एकदम इमीडिएट रिलीफ के लिए। लेख में एक खास तकनीक का जिक्र है जी। 4 सेकंड तक गहरी सांस अंदर लेना, फिर 4 सेकंड तक सांस को अंदर ही रोक कर रखना, होल्ड करना, और उसके बाद 6 सेकंड में धीरे धीरे सांस को बाहर छोड़ना। इसे कुछ देर दोहराना। जी। 4-4-6 ब्रीदिंग कहते हैं इसे। हाँ। एक छात्र का उदाहरण भी दिया गया है, जिसने परीक्षा हॉल में जाने से ठीक पहले सिर्फ 2 मिनट यह अभ्यास किया और महसूस किया कि उसकी तेज धड़कन शांत हो गई। कितना आसान लगता है। आसान है, लेकिन इसके पीछे साइंस है। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि इस तरह से धीमी और गहरी सांस लेने से हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव होता है। अच्छा, ये क्या होता है? ये हमारे शरीर का रेस्ट और डाइजेस्ट, आराम करो और पचाओ सिस्टम है, जो तनाव प्रतिक्रिया यानी फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स को कम करके शरीर को शांत करता है। ओके। ये फौरन राहत देने वाला एक शक्तिशाली उपकरण है, जिसे हम कहीं भी कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम सिर्फ अपनी सांस पर ध्यान देकर, उसे बदलकर तनाव के शारीरिक लक्षणों को सीधे तौर पर कुछ हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। हाँ, काफी हद तक। ये चिंता के शारीरिक लक्षणों को तुरंत कम करने का एक बहुत प्रभावी तरीका है। बेशक ये अकेली चीज नहीं है, लेकिन एक महत्वपूर्ण हथियार जरूर है हमारे पास। कमाल है। अगला तरीका जो लेख में बताया गया है वो है सकारात्मक सोच और रीफ्रेमिंग। हाँ, कॉग्निटिव रीफ्रेमिंग। इसका मतलब है अपने आप आने वाले नकारात्मक विचारों को पहचानना और उन्हें चुनौती देना। जैसे अगर दिमाग में आता है मैं ये नहीं कर पाऊंगी, मैं असफल हो जाऊंगी, जो अक्सर आता है चिंता में। हाँ, तो उसे बदलकर ये सोचना कि मैंने तैयारी की है, हो सकता है मुश्किल हो पर मैं अपना बेस्ट दूंगी। बिल्कुल। रिफ्रेमिंग का मतलब झूठी पॉजिटिविटी या सच्चाई से मुंह मोड़ना नहीं है। इसका मतलब है स्थिति को एक अलग, ज्यादा बैलेंस्ड और समाधान उन्मुख नजरिए से देखना। पर्सपेक्टिव शिफ्ट देते हैं, और वे हमारी भावनाओं और व्यवहार को कैसे दिशा देते हैं। क्या हम विचारों के गुलाम हैं या उन्हें बदल सकते हैं? ये तो सोचने का नजरिया बदलने वाली बात हुई। फिर आता है शारीरिक गतिविधि, फिजिकल एक्टिविटी। हाँ, ये भी बहुत जरूरी है। लेख कहता है कि रोजाना सिर्फ 30 मिनट का मॉडरेट व्यायाम, जैसे तेज चलना, जॉगिंग या योग, हमारे शरीर में तनाव पैदा करने वाले हार्मोन्स, कॉर्टिसोल वगैरह, हाँ, कॉर्टिसोल जैसे स्ट्रेस हार्मोन्स के स्तर को कम करता है, और साथ ही ये एंडोर्फिन जैसे रसायन छोड़ता है। एंडोर्फिन, जिन्हें फील गुड हार्मोन भी कहा जाता है। ये प्राकृतिक मूड बूस्टर हैं। अच्छा। और ये एंडोर्फिन वाकई कमाल का काम करते हैं, मूड एकदम बेहतर हो जाता है। लेख में एक ऑफिस जाने वाले व्यक्ति का उदाहरण है, जो काम के तनाव से बहुत परेशान था। उसने शाम को रोजाना तेज चलना शुरू किया। कुछ ही हफ्तों में उसने पाया कि उसकी चिंता का स्तर कम हो गया है और उसे नींद भी बेहतर आने लगी है। देखिए, शरीर और मन का कितना गहरा ताल्लुक है, ये इसका एक और सबूत है। सही। शारीरिक सक्रियता सिर्फ हमारे शरीर को फिट नहीं रखती, बल्कि ये मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी उतनी ही जरूरी है। ये तनाव कम करने, मूड सुधारने और सोचने की क्षमता को बेहतर बनाने का एक आजमाया हुआ तरीका है। जब हम चलते फिरते हैं तो हमारा दिमाग भी बेहतर महसूस करता है। इसके अलावा लेख में कुछ और जरूरी बातों का भी जिक्र है, जैसे समय प्रबंधन, टाइम मैनेजमेंट। हाँ, अपने बड़े कामों को छोटी छोटे मैनेजेबल हिस्सों में बांटना, प्राथमिकता तय करना और एक टू डू लिस्ट बनाना। बिल्कुल। इससे चीजें नियंत्रण में लगती हैं, और वो सब कुछ एक साथ करने का जो बोझ या ओवरवेल्म महसूस होता है, वो कम हो जाता है। हाँ, ओवरवेल्म वाली फीलिंग कम होती है। बिल्कुल। जब हमें लगता है कि चीजें हमारे कंट्रोल में हैं, तो चिंता अपने आप कम होने लगती है। अव्यवस्था और अनिश्चितता अक्सर चिंता को बढ़ाती हैं, जबकि स्ट्रक्चर और प्लानिंग शांत करने में मदद करती हैं। फिर है माइंडफुलनेस और मेडिटेशन। इसका जिक्र आजकल बहुत होता है। हाँ, काफी पॉपुलर है आजकल, और बहुत प्रभावी भी। लेख के अनुसार इसका मतलब है बिना किसी पूर्वाग्रह के, बिना जज किए, वर्तमान क्षण में अपने विचारों, भावनाओं और शारीरिक संवेदनाओं के प्रति जागरूक होना। ध्यान का अभ्यास इसमें मदद करता है। हाँ, माइंडफुलनेस हमें सिखाती है कि हम अपने विचारों और भावनाओं को बहाव को देखें, उनमें उलझे नहीं, बस एक दर्शक की तरह।
अच्छा। ये हमें अपनी प्रतिक्रियाओं को बेहतर ढंग से समझने और उन्हें नियंत्रित करने में मदद करती है। जैसे जब चिंता वाला विचार आए तो उसे पहचानना, हाँ ये चिंता का विचार है, और उसे जाने देना, बजाय इसके कि हम उसमें बह जाएं और कहानी बनाते रहें। ये प्रैक्टिस से आता होगा। हाँ बिल्कुल, ये अभ्यास से आता है, लेकिन बहुत असरदार है। रोज कुछ मिनट की प्रैक्टिस भी काफी है। और एक और पहलू जिस पे लेख जोर देता है वो है सामाजिक सहयोग। सोशल सपोर्ट, बहुत जरूरी। यानी अपने भरोसेमंद दोस्तों और परिवार के सदस्यों से अपनी भावनाओं और चिंताओं के बारे में बात करना। अकेले बोझ उठाने से वो और भारी लगता है। हाँ बिल्कुल। सामाजिक जुड़ाव और समर्थन मानसिक स्वास्थ्य के लिए बेहद जरूरी है। अपनी भावनाओं को किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करना जो हमें समझता है और हमारी परवाह करता है, हाँ। न केवल हमें हल्का महसूस कराता है बल्कि अक्सर हमें एक नया पर्सपेक्टिव या समाधान भी दे सकता है। लेख में एक छात्र का उदाहरण है जिसने अपनी परीक्षा की चिंता अपने शिक्षक से साझा की। शिक्षक ने न सिर्फ उसे सुना बल्कि कुछ अतिरिक्त अभ्यास सामग्री देकर उसकी मदद भी की, जिससे उसकी चिंता काफी कम हो गई। ये वाकई महत्वपूर्ण है, लेकिन कई बार लोग मदद मांगने में झिझकते हैं, शर्माते हैं। सही कहा, ये एक महत्वपूर्ण सवाल उठाता है कि समाज में अक्सर मदद मांगने को कमजोरी की निशानी क्यों समझा जाता है। हाँ, जबकि अपनी जरूरत को पहचानना और उसके लिए मदद मांगना असल में आत्म जागरूकता और ताकत का संकेत है। सही बात है। हमें इस सोच को बदलने की जरूरत है। हेल्प सीकिंग इज स्ट्रेंथ। ये बहुत अहम नुक्ता है। और अंत में लेख ये भी साफ करता है कि अगर चिंता बहुत ज्यादा है, लंबे समय से बनी हुई है और आपके रोजमर्रा के जीवन, काम या रिश्तों को गंभीर रूप से प्रभावित कर रही है, मतलब आपकी फंक्शनिंग इम्पैक्ट हो रही है। हाँ, तो इन सेल्फ मैनेजमेंट टेक्निक्स के साथ साथ प्रोफेशनल हेल्प लेना बहुत जरूरी हो जाता है। किसी मनोचिकित्सक, मनोवैज्ञानिक या काउंसलर से मिलना। बिल्कुल, ये जानना महत्वपूर्ण है कि कब हमारी अपनी कोशिशें काफी नहीं हैं। विशेषज्ञ सही कारण का पता लगाने, सही निदान करने और एक उचित उपचार योजना बनाने में मदद कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, मतलब थेरेपी वगैरह? हाँ, इसमें कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी जैसी बातचीत की थेरेपी बहुत कारगर होती हैं, और जरूरत पड़ने पर दवाएं भी शामिल हो सकती हैं। ओके। पेशेवर मदद लेना अपनी देखभाल करने का एक जिम्मेदार और सकारात्मक कदम है। इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। बिल्कुल नहीं। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या निकलता है? अगर हम लायन एचन सिंह के लेख के मुख्य संदेश को समझें, हाँ, तो वो ये है कि चिंता शायद जीवन का हिस्सा है, इसे पूरी तरह खत्म नहीं किया जा सकता, और थोड़ी चिंता हमें प्रेरित भी करती है, लेकिन जब ये ज्यादा हो जाए तो इसे निश्चित रूप से मैनेज किया जा सकता है। बिल्कुल मैनेजेबल है। लेख हमें कुछ मुख्य मंत्र देता है। गहरी सांस लेना, नियमित व्यायाम करना, माइंडफुलनेस का अभ्यास करना, सकारात्मक तरीके से सोचना और जरूरत पड़ने पर दूसरों से और विशेषज्ञों से मदद लेना, ये सब चीजें। हाँ, अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो चिंता प्रबंधन सिर्फ लक्षणों को दबाना या उनसे छुटकारा पाना नहीं है। ये असल में अपने जीवन में संतुलन, शांति और नियंत्रण की भावना को वापस लाने का एक एक्टिव प्रयास है। सही। ये सारी तकनीकें सांस, सोच, शरीर, समय, सचेतनता और सामाजिकता मिलकर काम करती हैं। ये हमें जीवन के अनिवार्य चुनौतियों और अनिश्चितताओं का सामना करने के लिए अधिक शांत, केंद्रित और रेजिलिएंट बनाती हैं। रेजिलिएंट, हाँ। ये एक सतत यात्रा है, कोई एक बार का समाधान नहीं, बल्कि जीवन जीने का एक बेहतर तरीका सीखने जैसा है। बहुत खूब। तो आज हमने लायन एचएन सिंह के लेख के आधार पर चिंता को समझने और उसे प्रबंधित करने के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से बात की। याद रखने वाली बात यह है कि पहला कदम है चिंता को पहचानना, उसे स्वीकार करना। हाँ, एक्सेप्टेंस। और फिर उससे निपटने के लिए सक्रिय रूप से सही कदम उठाना। ये एक प्रोसेस है जिसमें धैर्य और अभ्यास की जरूरत होती है। बिल्कुल। और अंत में एक विचार, जो लेख के अंतिम संदेश चिंता मत करो, एक्शन लो से प्रेरित है। सोचने वाली बात यह है कि अगर चिंता इस बात का संकेत है कि हमें किसी चीज की परवाह है, कि कोई चीज हमारे लिए मायने रखती है, हाँ, तो हम उस ऊर्जा को, जो अक्सर सिर्फ चिंता करने या घबराने में खर्च हो जाती है, हाँ, कैसे उस चीज को बेहतर बनाने या उस स्थिति को संभालने के लिए रचनात्मक कार्यवाही या पॉजिटिव एक्शन में बदल सकते हैं। वाह, इस पर विचार जरूर कीजिएगा।